भी रुके हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको अभी तक जॉब नहीं मिली है। 3 में भी अप्लाई किया हुआ है तो उसको 100 ईयर्स बाद ग्रीन कार्ड मिलने वाला है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और काफ़ी लोगों ने अब सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझसे कमेंट करके पूछी है यूएस के बारे में और वीज़ा के बारे में। तो काफ़ी लोग आना चाहते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या 2024 में आपको यूएस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि अभी पूरा वर्ल्ड की इकनॉमी ख़राब है और रिसेशन चल रहा है, तो क्या यूएस में भी ऐसा है? तो हम डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज़ को लेके ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जिस कैटेगरी में यहाँ पे यूएस में लोग आते हैं इंडिया से, वो होती है F1 वीज़ा कैटेगरी। F1 स्टूडेंट के लिए होता है जो पढ़ाई करने के लिए यूएस में आते हैं और फिर वो अपने F1 वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि सबसे जो ईजी वीज़ा होता है यूएस में आने का वो F1 ही होता है। और इसके बारे में हम आपको बहुत चीज़ें बता भी सकती हूँ। तो अभी जो यूएस का इकनॉमी है वो भी वर्ल्ड की इकनॉमी से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, और आप कह सकते हैं कि यूएस की इकनॉमी वर्ल्ड की इकनॉमी को ऑब्वियसली डोमिनेट करती है। तो रिसेशन यहाँ भी आ चुका है और काफ़ी कंपनीज़ ने जो हायरिंग है वो अभी फ्रीज़ करके रखी है, और जो ले ऑफ हो रहा है वो भी काफ़ी कंपनीज़ में स्टार्ट हो चुका है। तो आप इन सब बातों को ध्यान रख के ही आप यूएस में पढ़ाई करने आइए, क्योंकि जब हम F1 वीज़ा पे आते हैं तो हम MBA या MS वगैरह कुछ कोर्सेज़ कर रहे होते हैं। तो MBA जो कोर्सेज़ होते हैं उनकी जो फ़ी होती है वो अराउंड 20-30 लाख से भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये देखना होता है कि ये सारे कोर्सेज़ करने के बाद आपको जॉब मिलेगी या नहीं। तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है कि अभी जॉब्स नहीं है मार्केट में, क्योंकि जब आपका स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है तो आपको कुछ 3-4 महीने या 6 मंथ का कुछ टाइम मिलता है, तब तक आपको जॉब करनी होती है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आपको फिर से इंडिया जाना पड़ता है। तो काफ़ी लोग जुगाड़ करके अभी रुके हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको अभी तक जॉब नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि वो क्वालिफाइड नहीं है या काफ़ी कॉन्फिडेंट लोग हैं, उन लोगों की भी जॉब यहाँ नहीं लगी है अभी तक। तो जब भी रिसेशन चलता है तो देखा जाता है कि 2-3 साल में वो ठीक हो जाता है, फिर जॉब मार्केट जो है अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम 2024 में स्टार्ट करेंगे तो 25-26 तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब तक मार्केट भी अच्छा हो जाएगा। तो हाँ, ये चीज़ें होती है, तब तक मार्केट अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी भी आप कह नहीं सकते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो बेटर है कि आपको प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। प्रिकॉशन इसलिए लेना चाहिए कि मान लीजिए आपने 2024 में अपना जो स्टडी है वो स्टार्ट कर दिया और आपने फ़ी पे करने के लिए भी कहीं से लोन वगैरह लिया होगा या अपने पेरेंट्स से लिया है, और उसके बाद भी यहाँ पे आपको अपना खर्चा चलाने के लिए आपको यहाँ को छोटी मोटी जॉब करनी पड़ती है। और ऐसा होता है कि 1 ईयर जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ इंटर्नशिप करनी होती है। तो अभी ये सिनेरियो चल रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों की इंटर्नशिप भी नहीं लगी है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ आने से पहले कंसिडर करनी पड़ेगी। और स्टूडेंट कैटेगरी में ही अगर ऐसे लोग हैं कि जिनकी फैमिली बहुत वेल ऑफ है या रिच है और आपको सिर्फ पढ़ने ही यहाँ आना है, तो आप इजीली आ सकते हो। जिनको ये टेंशन नहीं है कि हमको जॉब मिलेगी या नहीं, इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं, तो आपके लिए अभी बेस्ट टाइम है यहाँ आने का। और जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये अच्छा टाइम है, क्योंकि पीएचडी में 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो तब तक तो ऑब्वियसली जॉब मार्केट अच्छा हो ही चुका होगा, और पीएचडी में फेलोशिप और स्टाइफंड वगैरह भी मिलता है, तो उससे जो अपना जो लिविंग एक्सपेंस है वो आप लोग निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही कहना है कि आप जीमेट जीआरई अच्छे से दीजिए, और अगर आपको आना है 2024 में तो ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करिए जहाँ पे आपकी फ़ी है वो कम है, या जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप ज़्यादा मिल रही है, जिससे आपको ज़्यादा लोन वगैरह नहीं लेना पड़े। और अगर आपको जॉब मिल भी जाती है, छोटी मोटी भी जॉब मिल जाती है, तो आप अपना जो लोन है वो रिकवर कर सकें। और फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी है जिस पे ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं वो है H1 कैटेगरी, जो वर्क वीज़ा पर लोग यहाँ आते हैं। तो H1 में तो आप यहाँ तभी आओगे जब आपके पास जॉब होगी, उससे पहले आप आ नहीं सकते हो। तो आपको यहाँ जॉब मिल गई, लेकिन फिर भी आपको अभी 24 में ये देखना है कि आपको ऐसी कंपनी में जॉब मिली हो जो ले ऑफ नहीं कर रही है, या फिर जिसका रिकॉर्ड अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ले ऑफ हो सकता है तो आप एटलीस्ट फैमिली को ना लेके आए, क्योंकि अगर फैमिली को लेके आ गए तो यहाँ खर्चे बहुत होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो H1 होल्डर्स के लिए मैं यही बोलूँगी, अगर H1 पे आ रहे हैं तो आप ये सब चीज़ें कंसीडर करिए। कैटेगरी है वो है F2 और H4।
F2 और H4 उनके लिए है जो F1 और H1 वीज़ा होल्डर के डिपेंडेंट्स हैं। अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ आई हूँ, मैं F2 पे हूँ, तो डिपेंडेंट वीज़ा बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग वीज़ा होता है कि डिपेंडेंट वीज़ा में क्या होता है कि आप यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं F2 और H4 में, और आप यहाँ कोई स्टडीज़ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब स्टडीज़ में आप सिर्फ डिप्लोमा कर सकते हैं और आप डिग्री नहीं कर सकते। आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कहीं काम नहीं कर सकते हैं, और आप ओनली NGOs में काम कर सकते हैं, वो भी रजिस्टर्ड NGOs, जहाँ पर आपको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। तो यही सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जब मैं यहाँ स्टार्टिंग में आई थी ना, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं डिप्रेशन में ना चली जाऊँ, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में मेरा कोई फ्रेंड नहीं था यहाँ पे। फिर जब मेरी बेटी ने स्कूल जाना स्टार्ट किया तब मेरे फ्रेंड बने, तो फिर मुझे अब यहाँ थोड़ा अच्छा लगने लगा है कि एटलीस्ट मेरे पास फ्रेंड है। तो F2 जो वीज़ा होता है, H4 जो वीज़ा होता है ना, वो डिप्रेशन वीज़ा होता है। आपको यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और स्पेशली जब अगर आप इंडिया में काम करते थे, वर्किंग थे यहाँ आके, तो फिर काफ़ी बुरी कंडीशन हो जाती है। और H4 में भी H4 EAD होता है, जो जिसको आने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, और उसके बाद आप यहाँ काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 3 से 4 साल आपको वेट करना पड़ता है, और ये बहुत लंबा पीरियड होता है निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स हैं तभी आप ये पीरियड निकाल सकते हैं। और फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होती है यूएस की, वो होता है ग्रीन कार्ड। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि आपको H1 के बाद ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, या F1 के बाद ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, H4 के बाद ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, तो ये आप बिल्कुल भी मत सोचिए। क्योंकि इंडिया से जो लोग आते हैं उनका H1 और F1 में ग्रीन कार्ड की जो वेटिंग लिस्ट है वो काफ़ी लाखों के नंबर्स में है। और उन लोगों को भी जिसने आज मतलब 23 में भी अप्लाई किया हुआ है, तो उसको 100 ईयर्स बाद ग्रीन कार्ड मिलने वाला है, और ये काफ़ी लंबा टाइम होता है। और 100 ईयर्स के बाद तो कौन सा हम रहने वाले हैं, और तो ये तो काफ़ी रेडिकुलस सी चीज़ है इंडियंस के लिए अगर वो ग्रीन कार्ड एक्सपेक्ट करते हैं इन कैटेगरीज़ में। कुछ दूसरी कैटेगरीज भी होती है, जिससे बिजनेस कैटेगरी होती है, या फिर आपने यहाँ पर PhD किया हुआ है, तो उन लोगों को ग्रीन कार्ड जल्दी मिल जाता है। तो आप अगर ग्रीन कार्ड के लिए आ रहे हैं तो आप ये चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। और आपको ये जानकर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो हमारी नेबर कंट्रीज़ होती है, मान लीजिए श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उन लोगों को ग्रीन कार्ड 3 से 4 साल में मिल जाता है, लेकिन इंडिया को नहीं मिलता है। इसका कोई ऐसा पॉलिटिकल रीज़न नहीं है। इसका रीज़न ये है कि इंडिया से जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस होती है ग्रीन कार्ड की, वो बहुत ज़्यादा होती है, वो लाखों में है। इसलिए हमको ग्रीन कार्ड मिलने में यहाँ थोड़ा इशू होता है। तो फिर भी अगर आप US आना चाहते हैं तो आप ये सारी चीज़ों को कंसिडर करिए, क्योंकि हम भी क्योंकि US हम तभी आते हैं जब हम सोचते हैं कि यहाँ सैलरीज बहुत अच्छी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है। तो 1 साल पहले तक यहाँ पर ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अभी चीज़ें थोड़ी ख़राब होना स्टार्ट हो गई है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, और अगर आप फिर भी आ रहे हैं 24 में तो थोड़ा रिसर्च करके आइए। तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर मैंने आपके डिसीज़न लेने में US आने के अगर कुछ हेल्प करी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।